बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। एजुकेटर्स और हेड मास्टर्स की जॉब्स की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हमने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर का दूसरा पार्ट है जी। पहला पार्ट हमारा हो गया था, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी सेंड कर दिया था। सभी लोगों ने तकरीबन उसको देख भी लिया था, और जिन जिन लोगों की असाइनमेंट रहती है उनसे गुजारिश है कि असाइनमेंट अपनी जल्दी सबमिट करवा दें। तकरीबन सभी की हो गई थी, 2-4 लोग रह गए, उनकी भी इंशाल्लाह आ जाएगी। ठीक होगा जी। अगर आप नए हैं वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इससे पहले जो लेक्चर हमारे हो चुके हैं वो भी देख लें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको क्लिक करेंगे, सारे के सारे लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे, वो आप देख लें। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है 030039048025 0300 पूरा 3904825। इस पर आप व्हाट्सएप करें, आपको ऐड कर लिया जाएगा। याद रहे कि मेल और फीमेल दोनों ग्रुप्स अलग-अलग हमारे चलते हैं। मेल में फीमेल नहीं आ सकती और फीमेल में मेल ऐड नहीं हो सकता, ये हमारी स्ट्रिक्टनेस होती है। लेक्चर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट करने लगे हैं। प्रेपोजिशन ऑफ अपॉन आज हमने करना है जी, प्रेपोजिशन ऑफ अपॉन। ठीक है जी। इसमें क्या, इसकी निशानियाँ आपने क्या याद रखनी है। मूवमेंट, कोई चीज़ किसी जगह पे आई है और वहाँ से वो वापस चली जाएगी। क्या मतलब है, ये मैंने लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑन एंड ऑन टू। ठीक है जी। ऑन की आपको प्रेपोजिशन मैंने पहले करवाई थी फर्स्ट लेक्चर में। क्या था, ऑन वहाँ पे लगता है जब कोई चीज़ किसी सतह के ऊपर रखी जाती है, पड़ी होती है, टच होती है। तो ये उसी की मॉडिफिकेशन है, जब कोई चीज़ किसी जगह पे रखी जाती है और थोड़ी देर के लिए रखी जाती है, फिर वो वापस चली जाती है, उसमें मूवमेंट होती है। सरफेस पे आती तो है लेकिन उसमें मूवमेंट होती है। उसको क्या, उस पर हमने क्या लगाना है, अपॉन लगाना है। उसके बाद डिपेंड है, डिपेंडेंसी हो, अगर किसी चीज़ पे आप डिपेंड कर रहे हैं फिर भी यहाँ पे क्या लगेगा, अपॉन लगेगा। कंग्रेचुलेशन, अगर आपने किसी को मुबारकबाद देनी है तो मुबारकबाद वाले जो सेंटेंस है उसमें भी अपॉन लगता है। एक्सपीरियंस में भी अपॉन लगता है। हैपनिंग, कोई चीज़ हैपन हो रही है, कोई इंसिडेंट होने वाला है या हुआ है तो भी हम लगाएंगे अपॉन। इंसिस्ट, किसी चीज़ पे आप जिद कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, फिर भी अपॉन लगता है। सक्सेसिव नोन कौन सा होता है, जैसे जो एक के बाद दीगरे एक दूसरे के बाद आते हैं। कैसे, साल हा साल, रोज बरोज, दिन ब दिन, ये क्या होता है, सक्सेसिव नोन होते हैं, ये बढ़ते जा रहे होते हैं। उसके बाद इमीडिएट हैपनिंग, जो एकदम इंस्टेंटली एट वंस जो चीज़ होती है ना, उसको हम वहाँ पर भी अपॉन लगाते हैं। क्या जी, वी आर पुट डैश द अर्थ फॉर अ पर्पज। क्या मतलब है, हम ज़मीन पर रखे गए हैं, ज़मीन की सतह पे टच है ना, लेकिन यहाँ से हम वापस चले जाएंगे। आपने इसकी लॉजिक को समझना है। हमने अगर ज़मीन पे हमेशा रहना हो तो फिर हम लगाएं यहाँ पे ऑन, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, वी आर पुट अपॉन दिस अर्थ फॉर अ पर्पज। ठीक है, इस ज़मीन पे हम आए हैं, फिर हमने चले जाना है, तो मूवमेंट इसमें आ रही है। ही फेल डैश द ग्राउंड, क्या मतलब है, ही फेल, वो ग्राउंड पे गिरा है ना, तो उसने गिरा तो नहीं रहना, गिरेगा तो फिर उठ भी तो जाएगा ना। ही फेल अपॉन द ग्राउंड आएगा। ठीक होगा जी। माई होल कैरियर डिपेंड्स डैश योर डिसीजन। क्या मतलब है, माई होल कैरियर डिपेंड्स, मैंने क्या बताया था, डिपेंडेंसी जब आएगी ना, किसी चीज़ पे आप डिपेंड कर रहे होंगे फिर भी आप अपॉन लगाएंगे। ठीक हो गया। ही हैज़ वर्कड हार्ड ईयर्स डैश ईयर्स, ये सक्सेसिव नाउन आ गया, साल हा साल। ठीक है ना, वही चीज़ बार बार, तो यहाँ पे सक्सेसिव नाउन है तो हम क्या लगाएंगे, अपॉन। ही हैज़ वर्कड हार्ड ईयर्स अपॉन ईयर्स। ईद इज ऑलमोस्ट डैश अस, ईद हमारे सर पर है। क्या मतलब है, हैपन है, हैपनिंग होने वाली है। जैसे मैंने को बताया ना, इमीडिएट हैपनिंग, एकदम आने वाली है। ठीक है, ऐसे तो नहीं ना होता ईद 2 दिन से शुरू हुई है, अब थोड़ी थोड़ी आ रही है, एकदम इसने आ जाना। ईद इज ऑलमोस्ट अपॉन अस। ठीक होगी बात, समझ आ गई है। अब आपकी असाइनमेंट यहाँ पे इंग्लिश की क्या है कि मैंने जो लगाया ना यहाँ पे, ही फेल डैश द ग्राउंड, ये अपॉन क्या मैंने सही बताया, आपके ख्याल के मुताबिक ये सही है कि इसकी जगह कोई और प्रेपोजिशन लगनी चाहिए। ये आपने मुझे सारा ये जो लेक्चर इंग्लिश का मैंने आपको बताया, इसको आपने सुन के समझ के फिर मुझे बताना है क्या दूसरे वाला जो पॉइंट है, ही फेल डैश द ग्राउंड, के ठीक है कि गलत है। ठीक होगा जी। नेक्स्ट हम चलते हैं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन का पोर्शन हमारा जैसे आपको पता लंबा होता है, 20 नंबर के एजुकेशन का पोर्शन में रखना होता है, क्योंकि हेडमास्टर और एजुकेटर्स के जो जॉब होती है उसका टेस्ट जो होता है ना, उसमें मेजर पार्ट होता है वो एजुकेशन का होता है। कल हमने पढ़ा था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, अब लॉर्ड मैकाले के बाद जो रिपोर्ट आई है वो है वुड डिस्पैच की।
वुड डिस्पैच रिपोर्ट इट वाज एक्सेप्टेड दैट एजुकेटेड इंडियन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या मतलब है कि वुड डिस्पैच रिपोर्ट में जो बरतानिया की गवर्नमेंट थी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने ये तस्लीम कर लिया था कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी है कि इस पे एजुकेटिंग द इंडियंस की एजुकेशन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। नंबर 2, डिस्पैच रिकमेंडेड अबॉलिशिंग प्रोविंशियल बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन शुड बी सेट which was accepted and DP office established in 1862। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है नंबर 2 वाला, इसको आपने इस तरीके से समझ लेना है। ये पेपर में अक्सर औकात मैंने एजुकेशन के पेपर जितने भी देखे हैं उसमें अक्सर औकात ये वाले जो लाइन है ना, इसको डिफरेंट एंगल्स उसने पूछा होता है। कभी पूछ लेता है DPI की एब्रीवेशन क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक हो गया जी, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। कभी पूछ लेता है DPI कब बना था, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1862 में हुआ था, ठीक है। कभी पूछ लेता है DPI जो था ना, इसकी इस्टेब्लिशमेंट किसकी रिकमेंडेशन थी, ये डिस्पैच वुड डिस्पैच की जो रिपोर्ट थी ना उसमें उसने इसको किया था। कभी पूछ लेता जी कि DPI जो है ना वो किसकी सक्सेशन है, किसको ख़त्म करके DPI बना था, तो प्रोविंशियल बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन ख़त्म करके DPI को बना दिया गया था, ठीक है जी। कभी कभी इसको DPI का पुराना नाम पूछ लेते हैं, DPI का पुराना नाम भी प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहा जाता है क्योंकि उसको खत्म करके DPI बनाया गया था, ठीक हो गया जी। डिस्पैच रिकमेंडेड इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये पूछ लेते हैं कि डिस्पैच ने जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो कौन सा उसने सजेस्ट किया था, इंग्लिश किया था, मिकाले ने भी यही किया था। डिस्पैच एडवोकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, इसने जो टीचर्स की ट्रेनिंग थी ना उसके ऊपर इसने काफ़ी जोर दिया था डिस्पैच ने, ठीक हो गया जी। व्हेन वुड डिस्पैच रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड, ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने ये मुझे सर्च करके बताना है कि वुड डिस्पैच रिपोर्ट कब प्रेजेंट की गई थी। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि चार्टर एक्ट कब आया था, लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट कब आई थी, इसी तरह आपने ये भी सर्च करके बताना है कि वुड डिस्पैच रिपोर्ट कब प्रेजेंट की गई थी। नेक्स्ट जी, हंटर कमीशन 1882 में आया था। अब डिस्पैच के बाद हंटर कमीशन आ गया, ये याद रख ले। एजुकेशन हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ये तकरीबन आज ख़त्म होने वाली है, ये 5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, एजुकेशन हिस्ट्री। और एजुकेशन हिस्ट्री जो होती है ना ये तकरीबन 50% पोर्शन होता है, जैसा कि आपको पता है। हेडमास्टर के पेपर में ख़ास तौर पे इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफली पूछता है वो एजुकेशन हिस्ट्री को। 1882 आ गया जी हंटर कमीशन। हंटर कमीशन सजेस्टेड गवर्नमेंट टू विथड्रॉ पब्लिक एजुकेशन सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर शुड बी एनकरेज्ड। क्या जी, हंटर कमीशन आ गया। अभी थोड़ी देर हुई थी पहले मिकाले ने सजेस्ट किया कि इंडियंस की जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिस्पैच ने भी रिकमेंड किया और गवर्नमेंट मान गई, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये हमारी जिम्मेदारी है, एजुकेशन हमारी जिम्मेदारी है। अब हंटर ने आगे फिर क्या कहा, हंटर ने कहा कि आप ऐसे करें, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का बड़ा खर्चा आएगा, आप इससे विदड्रॉ कर लें, पब्लिक एजुकेशन ख़त्म कर दें, आप प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करें कि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल खोल के, प्राइवेट कॉलेज खोल के लोग फीस लेके लोगों को पढ़ाएं, ये उसने सजेस्ट किया था। इट रिकमेंडेड टू स्वीपिंग द सेकेंडरी एजुकेशन एंड जस्ट फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन। इसने कहा हंटर ने कि अगर आप सारी की सारी एजुकेशन को ख़त्म नहीं कर सकते तो आप ऐसे करें, सेकेंडरी एजुकेशन को ख़त्म कर दें, प्राइमरी एजुकेशन पे सिर्फ फोकस करें। इसका क्या मतलब था, थोड़ा सा गौर करें। ये जो गोरे थे ना यहाँ पे बर्रे सगीर में आए थे, तो अब बर्रे सगीर में अगर वो लोगों को अपने से पैसे लगा के इंडियंस को एजुकेट करना शुरू कर देते, एजुकेशन इनको देते, तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी कौन मारता है, वो हमारे सके तो नहीं थे ना, वो कोई ऐसा तो नहीं ना था कि हमारे बड़े वेल विशर थे। उसने कहा कि इनको इतना कुछ सिर्फ पढ़ाओ, प्राइमरी तक इनको रखो, उसके बाद ख़त्म कर दो सेकेंडरी एजुकेशन, जो उसको स्वीप कर दें, ख़त्म कर दें, प्राइमरी तक इनको पढ़ाएं, सिर्फ नाम शाम या अपना हिसाब किताब इतना को सीख जाएं, इसके अलावा इनको दीन दुनिया का कोई पता ना चले, ठीक होगा जी। उसके बाद जी ही रिकमेंडेड, मैं ये पॉइंट नंबर 9 पढ़ रहा हूँ, ही रिकमेंडेड ओपनिंग द नॉर्मल स्कूल फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग पे इसमें इसने भी थोड़ा सा फोकस किया था। अब देखें ये गोरे टीचर ट्रेनिंग पे क्यों इतना फोकस कर रहे थे, इसलिए फोकस कर रहे थे कि टीचर्स का ब्रेन वॉश किया जाए,
टीचर्स को ऐसा ट्रेन करके इंस्टीट्यूशन में, इदारों में भेजा जाए कि बच्चों की ये जाके ज़हन साजी करें कि ब्रिटिश बहुत अच्छे हैं, ये हमारे लिए बड़ा काम कर रहे हैं, इनके बगैर हम नहीं रह सकते। टीचर्स की जो ना ब्रेन वॉशिंग करें। उसके बाद नंबर 10 जी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश वाज सजेस्टेड। इसने भी यही कहा था कि इंग्लिश ही पढ़ाएं। डिस्पैच सजेस्टेड टू गवर्नमेंट टू रिमेन न्यूट्रल फॉर रिलीजियस एजुकेशन। डिस्पैच ने कहा था कि मजहबी जो तालीम है उसके हवाले से आप न्यूट्रल रहें। ये लोग जो है ना मज़हब के नाम पे बहुत जल्दी भड़क उठते हैं, तो आप ऐसे करें, रिलीजियस एजुकेशन जो है ना इसके हवाले से आप न्यूट्रल रहें। ठीक हो गया जी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन 1919 में फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। उसने क्या कहा था? उसने कहा जी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ BISE, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ये आप याद कर लें पक्का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन किसने रिकमेंड किया था? ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया था। ठीक हो गया जी। 1919 में 22 वार एस्टेब्लिश्ड इन 1969 आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ रिकमेंडेशन। 1969 में जाके फिर ये बन गया था। 50 साल लगे थे इसको, 50 साल बाद ये लगा था, जो रिकमेंडेशन हो गई थी 50 साल बाद फिर ये बोर्ड बन गए थे। 1969 में बना था ये। ठीक हो गया जी। एडमिशन यूनिवर्सिटी शुड बी आफ्टर इंटरमीडिएट नॉट मैट्रिक। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने कहा था कि जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है ना, ये इंटरमीडिएट यानी कि FA FSC के बाद होनी चाहिए, ये मैट्रिक के बाद नहीं होनी चाहिए। इट्स सजेस्टेड मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने कहा था कि जो मादरी ज़बान है ना, इस पे लोगों को एजुकेशन दी जाए। आप इंग्लिश कर रहे हैं, इंग्लिश में लोगों को समझ नहीं आती। ठीक होगी बात। उसके बाद फॉर गर्ल्स 15 एंड 16 ईयर्स पर्दा स्कूल शुड बी स्टार्टेड। उन्होंने कहा था कि जो पर्दा स्कूल है ना, 15 से 16 साल की लड़कियों के लिए पर्दा स्कूल बनाया जाए, स्कूलों में पर्दे का निज़ाम शुरू किया जाए। ठीक हो गया जी। रीड हंटर कमीशन रिपोर्ट एंड कंक्लूड वन मोर पॉइंट। यह आपकी असाइनमेंट है कि आपने हंटर कमीशन रिपोर्ट को सर्च करना है। अगर ना मिले तो मुझसे आपने ले लेनी है, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, उसको आपने अच्छे तरीके से सर्च करना है। और एक और पॉइंट जो वैल्यूएबल पॉइंट है ना, इन नोट्स में ऐड हो सकता है, वो आपने मुझे सेंड करना है। जिसका सबसे अच्छा पॉइंट होगा वो मैं इन नोट्स में उसका पॉइंट ऐड करूँगा, साथ उसका नाम भी लिखूँगा। ठीक हो गया जी। रीड वुड डिस्पैच रिपोर्ट एंड एक्सट्रैक्ट वन मोर पॉइंट। वुड डिस्पैच रिपोर्ट भी आपने पढ़नी है अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा, आपकी एजुकेशन हिस्ट्री मजबूत भी होगी, और जो सबसे अच्छा पॉइंट, वैलिड पॉइंट एक और निकाल के देगा, उसको भी मैं अपने नोट्स में ऐड करूँगा, और उसका साथ नाम भी मेंशन करूँगा कि इसने ये एडिशन की थी। और जब तक ये नोट्स रहेंगे, इंशाल्लाह ये हज़ारों लाखों लोगों के पास जाने हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आपका ये जो आपकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो इसके अंदर रहेगी। ठीक होगा जी। नेक्स्ट आएगा जी इस्लामियात का पोर्शन। इस्लामियत के पोर्शन में मैंने आज जो खिलाफत जो है ना, खिलाफत उसको मैंने शुरू किया जी। ठीक है, ये खिलाफत का पॉइंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ राशिदून कैलिफेट, खिलाफत राशिदा जो है ना, इसका टोटल पीरियड कितना था? तकरीबन 30 साल था जी। ड्यूरेशन ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैलिफेट, हज़रत अली की खिलाफत का टोटल दुरानिया कितना था? तकरीबन 5 साल था। ड्यूरेशन ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैलिफेट, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत कितनी थी? तकरीबन 2 साल। ड्यूरेशन ऑफ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैलिफेट कितनी थी? ये 11 साल थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैलिफेट ड्यूरेशन, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत तकरीबन 12 साल चली है। ये साथ मैंने अप्रॉक्सीमेशन का लफ्ज़ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये एग्जैक्ट ये नहीं है, ये कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन इस ऐसे चलता है। तो पेपर में आमतौर पे ये राउंड फिगर ही पूछी जाती है, साल ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं, तो आप ये सर्च करके इनके जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं ना, वो भी जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 2 साल 3 माह 7 डेज़ बनते हैं, इस तरह। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। साइंस आ गया जी। साइंस का जो मैंने आज पोर्शन लिया है, फिज़िक्स का जो टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पेपर में जिसने भी PPSC या NTS का पेपर दिया, उसको ये देखते ही याद आ जाएगा कि ये पेपर में इसका क्वेश्चन ज़रूर होता है और मेरा गलत होता था। PV इज इक्वल टू nRT। क्या मतलब है जी? P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर।
बाकी ये आपने नंबर ऑफ मोल्स आर, ये जो है ना प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये आपने नहीं याद करना, ये साइंस वालों को तो समझ आ रही है, लेकिन जो आर्ट्स वाले लोग हैं ना, वो आपने इन चीज़ों पे नहीं जाना। आपने सिर्फ ये 3 चीज़ों पे गौर करना है, पी, वी और टी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनमें आपस में क्या ताल्लुक होता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डैश प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अच्छा जी, आपने सिर्फ एक तुक्का याद रखना है यहाँ पे, जो आर्ट्स वाले हैं, साइंस वालों को तो ये पोर्शन क्लियर होता है, आर्ट्स वालों के लिए ये है, आपने एक इसका जो क्लू है ना वो आपने याद कर लेना है। ये जो बराबर के एक साइड पे लोग होते हैं ना, जैसे पी और वी इकट्ठे हैं, ये आपस में इनका बैर होता है। जैसे आपको पता है दूर के डोल सुहाने, दूर दूर होते हैं तो बड़े आपस में अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, लेकिन जब करीब रहते हैं कोई भी दो चीज़ें तो उनका आपस में इख्तलाफ हो जाता है, आपस में इनवर्स हो जाते हैं, उलट हो जाते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं। तो P और V, प्रेशर और वॉल्यूम, इसका आपस में इनवर्स का ताल्लुक है, क्योंकि ये बराबर की एक साइड पे दोनों इकट्ठे हैं, तो इकट्ठों की दुश्मनी चल रही है। इसी तरह N और T, नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी वॉल्यूम कह रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी, तादाद जो है ना, क्वांटिटी जो है किसी भी गैस की, उसको N से ज़ाहिर किया हुआ है, R को आपने छोड़ देना है। N और T इनका आपस में बैर है, इनकी आपस में दुश्मनी है, ये आपस में इनवर्स हैं, ठीक होगा जी। और जो बराबर के उस तरफ है ना, इन दोनों के आपस में दोस्ती है, जैसे पी और टी, पी बराबर के इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे है, टी राइट साइड पे है, इनकी आपस में दोस्ती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह पी और एन, ये भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वी और टी, ये भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एन और टी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपने इक्वेशन पक्की याद कर लेनी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और ये आपने याद रख लेना, बराबर के जो एक साइड पे होते हैं वो इनवर्स होते हैं, जो दोनों साइडों से एक उधर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपस में होते हैं। प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डैश प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो आप देखें प्रेशर और टेम्परेचर कहाँ कहाँ पे है, प्रेशर तो लेफ्ट साइड पे है ना, बराबर वाली साइड की, जो दरमियान में जो बराबर की निशानी है ना, उसकी लेफ्ट साइड पे पी है और राइट साइड पे टी है, ये आपस में इकट्ठे नहीं रह रहे, बराबर की एक उस तरफ है, एक उस तरफ है, तो इनका आपस में क्या तल्लक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डैश प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब जरा गौर करें, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी और वी इकट्ठे आ रहे हैं ना, बराबर से पहले आ रहे हैं, इनका आपस में बैर है, इनका आपस में जो मुखालफत है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ टेम्परेचर ऑफ ए गैस इंक्रीज देन इट्स वॉल्यूम विल, ये आपने याद रखना है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, उनका जो आपस में तल्लुक होता है वो एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज़ कम होती है दूसरी भी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखें, इफ़ टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज देन इट्स वॉल्यूम विल, आपने ज़रा इनका ताल्लुक आपस में चेक करना है, टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में ताल्लुक क्या है, ऊपर देखें जरा इक्वेशन में, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, टी फॉर टेम्परेचर, वी फॉर वॉल्यूम, वी इक्वालिटी के साइन के यानी कि बराबर के उस तरफ है और टी जो है बराबर के उस तरफ है, इसका क्या मतलब है, ये आपस में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इनकी दोस्ती है, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज देन वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज, ठीक हो गया जी। इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन वॉल्यूम, अब फिर देखें, इफ टेम्परेचर, अब यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था इफ प्रेशर इंक्रीज, ठीक हो गया जी, ये मुझे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है, तो टेम्परेचर की जगह मैंने क्या लिखना था, प्रेशर लिखना था, क्योंकि ये तो अब रिपीट हो रहे हैं ना तीसरा और चौथा, तो यहाँ पे आपने प्रेशर करना है जी। इफ प्रेशर इंक्रीज देन वॉल्यूम, अब ऊपर इक्वेशन में देखें जरा, पी और वी, प्रेशर और वॉल्यूम एक ही साइड पे आ रहे हैं ना, इनका तो आपस में बैर है, इनका तो आपस में मुखालफत है, दुश्मनी है, तो ये आपस में इनवर्स होंगे, तो एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी। इफ प्रेशर इंक्रीज देन वॉल्यूम विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज, ये आपने करेक्शन कर लेनी है चौथे पॉइंट में, ठीक हो गया जी। ब्रीथ प्रॉब्लम ऑन हिल इज ड्यू टू, ये आपकी असाइनमेंट है, पहाड़ों पे जाके ऊंचाई पे जाके सांस का मसला क्यों हो जाता है, इसका भी ताल्लुक ऊपर वाली हमारी इक्वेशन के साथ ही है, इसका रेलिवेंट ये क्वेश्चन है, आप सर्च करेंगे आपको समझ आ जाएगी, ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट जी, आई थिंक मैथमेटिक्स आपका हो गया, जो पार्ट 1 में होगा था, यही था आज का पार्ट 2। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।